हाय दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम डिटेल रिव्यू करेंगे हमारे E-Gate Zen DLP6X स्मार्ट प्रोजेक्टर का। अनबॉक्सिंग हम आज इसकी नहीं करेंगे, आप भी बोर हो जाओगे और मुझे भी इसको दोबारा से पैक करना पड़ेगा। मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे इस बॉक्स के अंदर क्या क्या मिला। सबसे पहले तो हमें मिले ये प्रोजेक्टर, उसके साथ ये इसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल, एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड था, साथ में इसका रिमोट और रिमोट के अंदर बैटरीज। हाँ, बैटरीज भी आई हैं। पता है ये चीज़ें ना अच्छी लगती है कि कंपनी बैटरीज भी डाल के दे रही है, और बैटरीज छोड़ो साथ में ये स्टैंड भी दी है। मतलब कहीं पे भी प्रोडक्ट के डिटेल्स में मेंशन नहीं था कि मुझे ये स्टैंड भी मिलेगा। तो ये छोटी चीज़ें ना अच्छी लगती हैं, क्योंकि इससे पहले ना मैंने ना एक JBL का माइक रिव्यू किया था। 5,000 रुपये का माइक था और साथ में कंपनी वालों ने उसको चार्ज करने के लिए चार्जिंग केबल ही नहीं दी। तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़। सबसे पहले बात करते हैं इसका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे है। दिखने में बहुत ही प्यारा है, मतलब इतनी प्यारी लुक है, आप इसको ना एज अ शो पीस भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक है, बट अच्छी प्लास्टिक है। फ्रंट साइड में इसका एक लेंस दिया हुआ है विद ऑटो फोकस एंड कीस्टोन करेक्शन सपोर्ट। टॉप साइड ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है जो बैटरी इंडिकेशन भी बताएगा, मतलब लो बैटरी होगी तो रेड और अगर फुल चार्ज होगा तो ग्रीन लाइट। बैक साइड पे हमें पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, हर एक टाइप का एक एक पोर्ट दिया हुआ है, जैसे HDMI, USB, ऑडियो आउटपुट और एक पोर्ट चार्जिंग के लिए भी है। वेट इसका 1.4 kg है, मतलब इतना हल्का है, अगर आप इसको किसी लो क्वालिटी के ट्राइपॉड पे भी रखोगे ना तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेसिफिकेशंस की अगर हम इसकी बात करें तो नेटिव रेजोल्यूशन वही इसका 1080p है और सपोर्ट ये 4K अल्ट्रा HD वीडियोज़ को भी करता है। तो यार प्रोजेक्टर लेते टाइम ना ये चीज़ बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि कंपनी वाले क्या करते हैं कि टाइटल में ना बड़ा बड़ा सा लिख देंगे कि सपोर्ट 4K वीडियोस, और एंड में ना छोटा सा लिखा होता है कि नेटिव इसका 720p है या 1080p है। तो जो उसका नेटिव होगा वही उसकी असली सच्चाई होगी बस। अगर हम इसकी ब्राइटनेस देखें तो ब्राइटनेस कैलकुलेट होती है ल्यूमन से, और इसमें हमें 600 ISO ल्यूमन्स देखने को मिलते हैं, जो इस प्राइस रेंज के हिसाब से कम है। बाकी ल्यूमन्स क्या होते हैं वो मैं आपको वीडियो में आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एंड्रॉयड 9.0 दिया हुआ है विद 2GB रैम एंड 32GB मेमोरी। कनेक्टिविटी में डुअल वाईफाई सपोर्ट देखने को मिल जाता है, मतलब 2.4 GHz और 5 GHz दोनों को सपोर्ट करता है, तो आपकी ऑनलाइन मूवीज़ काफ़ी अच्छे से चलेंगी। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है जो अच्छा है, आप एक से ज़्यादा चीज़ें भी कनेक्ट कर सकते हो। अब इसका एक क्विक टेस्ट कर लेते हैं, जिससे ना आपको इसकी ना पिक्चर क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसके प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे। तो जो पॉइंट्स मैंने स्पेसिफिकेशंस में कवर किए थे ना उनकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो ये मैंने ऑन कर दिया है। अभी ये मैंने ना रूम में फुल ब्लैकआउट किया हुआ है, और फुल ब्लैकआउट में पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी निकल के आती है। ये जो सामने मैंने स्क्रीन सेट की हुई है ये लगभग 100 इंचज़ है। देखो यहाँ से यहाँ हो गया 50 इंच, ये सेंटर पॉइंट हो गया, तो ये यहाँ से यहाँ 100 इंच की होगी, और 100 इंच में पिक्चर क्वालिटी अच्छी है। ऑन होते ही हमें ऐसा यूज़र इंटरफेस देखने को मिलता है। तो बेसिकली ना ये यार एक एंड्रॉयड टीवी है जिसको आप ऑन करते हो। स्क्रीन के टॉप पे देखोगे हमें डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड करनी हो तो डायरेक्ट ऐप्स में जाके आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैं आपको ना एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, जिससे आपको पिक्चर क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। साथ में आपको ना प्रोजेक्टर के स्पीकर्स की साउंड का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ नोट करना, ये वीडियो मैं डायरेक्ट वॉल पे प्ले कर रहा हूँ, कोई भी मैंने प्रोजेक्टर स्क्रीन नहीं लगा रखी। अब इसकी सेटिंग में मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ, और सेटिंग में जाने के लिए ना या तो आप स्क्रीन के टॉप पे एक सेटिंग का आइकन बना हुआ है वहाँ से जा सकते हो, या डायरेक्ट रिमोट में भी सेटिंग का बटन दिया हुआ है, डायरेक्टली वहाँ से भी आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग्स में हमें ये कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला हो गया हमारा नेटवर्क टैब, जहाँ से आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो। सेकंड हो गया हमारा ब्लूटूथ, जहाँ से आप कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस, एक्सटर्नल ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। थर्ड सेटिंग्स टैब है, जहाँ पे हमें ये सब ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा एप्लीकेशन मैनेजमेंट का है, जहाँ से हम सब एप्लीकेशन की लिस्ट देख सकते हैं, और यहाँ से हमें किसी भी ऐप का डेटा क्लियर करना हो या अनइंस्टॉल करनी हो वो सब कर सकते हैं। सेकंड हमारा लैंग्वेज सिलेक्ट करने का है। थर्ड में हम डेट एंड टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारा रिकवरी का है, बेसिकली रीसेट करना हो तो। फोर्थ टैब हमारा डिवाइस टैब है, जहाँ हमें ये सब ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन हमारा कीस्टोन का है। कीस्टोन बेसिकली ना इमेज को एक रेक्टेंगुलर शेप प्रोवाइड करता है। मैंने ऑटो पे सेट किया हुआ है, अगर आपको ऑटो वाली इमेज पसंद नहीं आ रही तो आप इसको मैनुअली भी सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मुझे जिस भी कॉर्नर से इमेज सही नहीं लग रही ना, मैं वहाँ से इमेज को स्ट्रेच या कंप्रेस करके सेट कर सकता हूँ। सेकेंड ऑप्शन हमारा प्रोजेक्शन मोड का है। प्रोजेक्शन हमें फ्रंट में रखना है, नीचे की तरफ रखना है, साइड में रखना है, वो सब हम सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन से हम इसका जूम लेवल कंट्रोल कर सकते हैं,
बट ये ऑप्शन में ना आपकी पिक्चर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मान लो आपका प्रोजेक्टर ना 10 फीट दूर पड़ा है, तो ये ना एक रेक्टेंगल बना देता है 10 फीट के हिसाब से, है ना, और उसके बीच में हमें वो पिक्चर डिस्प्ले करेगा। हम जैसे ही इसका जूम लेवल कम करते जाएंगे ना, तो ये रेक्टेंगल तो उतना ही रखेगा, पिक्चर को कंप्रेस करता जाएगा, तो हमारी ना उससे पिक्चर क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। अगर मेरे को स्क्रीन छोटी करनी है तो मैं ये प्रोजेक्टर ही आगे ले जाऊँगा, स्क्रीन भी सही दिखेगी मुझे। ये ऑप्शन ना बेसिकली आपका किस लिए होता है, मान लो आपका एक प्रोजेक्टर ना फिक्स पड़ा है या वॉल माउंट करवा रखा है, उसमें ये ऑप्शन काम आता है, बट मुझे नहीं लगता यार इतने छोटे से प्रोजेक्टर को ना कोई वॉल माउंट करवाएगा। फोर्थ ऑप्शन में हम पावर मोड सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मूवी मोड या इको मोड। फिफ्थ ऑप्शन हमारा ऑटो फोकस का है, और रिमोट में भी ना हमें ना 3 डेडिकेटेड बटन देखने को मिलते हैं ये ऑटो फोकस सिलेक्ट करने के लिए। राइट और लेफ्ट बटन प्रेस करोगे तो फोकस राइट और लेफ्ट मूव होगा, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सेंटर वाला बटन प्रेस करोगे तो वापस से ऑटो फोकस मोड में चला जाएगा। फिफ्थ टैब हमारा साउंड टैब है, यहाँ से हम की टोन, मतलब रिमोट में अगर मैं कोई बटन प्रेस करूँगा तो आवाज़ आएगी या नहीं, और बिल्ट इन स्पीकर ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं। सिक्स टैब हमारा पर्सनलाइज टैब है। फर्स्ट ऑप्शन से हम वॉलपेपर वगैरह सेट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा इनपुट मोड का है, मैंने ऑटो सिलेक्ट किया हुआ है। अगर HDMI हम सिलेक्ट करेंगे तो प्रोजेक्टर ऑन करते ही आपको HDMI स्क्रीन पे ले जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा लेंसकैप का है, तो ये जो लेंस कवर दिया हुआ है ना, अगर मैं इसको ऊपर नीचे करता हूँ ना तो ये अभी ऑन ऑफ होता है। अगर मैं स्पीकर मोड सिलेक्ट करूँगा तो खाली इसकी डिस्प्ले बंद हो जाएगी, बाकी ऑडियो इसमें से आती रहेगी। सेवन टैब आपका सॉफ्टवेयर अपडेट का है, यहाँ से आप अपने प्रोजेक्टर के सॉफ्टवेयर अपडेट कर सकते हो। लास्ट टैब हमारा इन्फो टैब है, जिसमें आप डिवाइस की डिटेल्स देख सकते हो, कितनी रैम यूज़ कर ली, मेमोरी कितनी बची है, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, वगैरह वगैरह। अब सेटिंग्स के साथ में जो आइकन बना हुआ है ना, वो फाइल मैनेजर का है। जो कुछ भी आप ऐप डाउनलोड करोगे वो इसमें ही आप देख पाओगे। फाइल मैनेजर के साथ में जो ऑप्शन है वो टर्म्स एंड कंडीशन का है, तो इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। इससे नेक्स्ट जो आइकन है वो हमारा HDMI पोर्ट के लिए है। अगर HDMI पोर्ट से कनेक्टेड हो तो आप यहाँ से क्लिक करके ओपन कर सकते हो। और एक और चीज़, जब आप वीडियो प्ले करते हो ना, तो रिमोट से सेटिंग वाला बटन प्रेस करोगे तो 3 नई सेटिंग्स देखने को मिलेंगी आपको। फर्स्ट है इमेज, जिससे आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, शार्पनेस ये सब एडजस्ट कर सकते हो। प्री डिफाइंड मोड में से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है हमारा साउंड, जिससे आप इसकी बास और बैलेंसिंग ये सब कंट्रोल कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन एडवांस सेटिंग का है, जिसमें आप HDMI EDID वर्जन सिलेक्ट करोगे। ये बेसिकली क्या होता है, सपोज आप HDMI केबल के थ्रू कनेक्टेड हो और आपने कनेक्टेड डिवाइस में डिफरेंट फॉर्मेट की वीडियो प्ले कर रहे हो, सपोज HDR वीडियो प्ले कर रहे हो, तो वीडियो के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ये HDMI EDID का वर्जन सिलेक्ट करना होगा, ताकि वीडियो और निखर के आए। अब मैं आपको प्रोजेक्टर थोड़ा मूव करके दिखाता हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कीस्टोन और ऑटो फोकस कैसे काम करते हैं। अब देखो मैंने ना इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ऑटो फोकस और कीस्टोन अपने आप वॉल के अकॉर्डिंग इसको सेट कर देंगे। बाकी कंपनी जो इसका मैक्सिमम स्क्रीन साइज़ रेकमेंड करती है वो है 120 to 150 इंच। मैं आपको 150 भी करके दिखा देता हूँ एक बार। तो 150 इंच तक स्क्रीन सही दिख रही है, और जैसे जैसे आप स्क्रीन को बड़ा करते जाओगे वैसे वैसे इसकी क्वालिटी गिरती जाएगी। अगर आप मुझसे पूछोगे तो 100 इंच मोर देन सफिशेंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्मली हमारे रूम का जो साइज़ होता है ना वो ऐसा होता है 10 बाई 14 या 12 बाई 10, और 100 इंच की स्क्रीन इस रूम साइज़ में थिएटर वाली फील ला देगी। अब आप बोलोगे कि तेरे तो पीछे दीवार ही 100 इंच की है तभी तू ऐसे बोल रहा है। नहीं, ये वाली जो दीवार है ना लेफ़्ट साइड वाली, ये बहुत बड़ी है, कम से कम 200 इंच की दीवार है, बट 100 इंच में अच्छी दिखती है। अब बात करते हैं इसके प्रोज की। सबसे पहले तो इनबिल्ट बैटरी के साथ में आता है। कंपनी क्लेम करती है इसका बैटरी बैकअप 120 to 160 मिनट, और इतना है भी, मतलब आप एक मूवी बहुत आराम से देख सकते हो। दूसरा है इसकी मेमोरी, 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है। मतलब अगर मैं रिमोट से जितना भी फास्ट स्क्रॉल कर लूँ ये लैग नहीं करेगा। और दूसरा यार, मैंने ना इसमें ना एक 16 GB की मूवी प्ले की थी पेन ड्राइव के थ्रू, उसमें भी इसमें बिल्कुल लैग नहीं आया। तीसरा, अगर इसमें देखोगे ना लेंस कवर हमें देखने को मिलता है। इस सेगमेंट में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्टर देखे थे, मुझे किसी में भी लेंस कवर नहीं देखने को मिला, और लेंस ही सबसे मेन होता है, इसी को ही हमें धूल मिट्टी से बचाना होता है। चौथा अगर हम देखेंगे ना, बिल्ट इन स्पीकर्स के साथ में आता है। पीछे की तरफ देखोगे ना 5 वोल्ट के स्पीकर दिए हुए हैं। वैसे तो यार अगर मैं प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हूँ तो एक्सटर्नल मैं स्पीकर ही यूज़ करूँगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पे इतने छोटे स्पीकर अच्छा नहीं लगता। बट ये आपका बैकअप प्लान हो सकता है, कोई एक्सटर्नल स्पीकर काम करना बंद कर गया तो आपकी मूवी नहीं रुकेगी बस। और इसके जो प्रोज वाले पॉइंट्स थे उसके अंदर हो गया हमारा इसका डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आता है, प्लस इसका ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन, ये सब इसके प्रोज वाले पॉइंट्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की।
सबसे पहले तो यार इसमें ना एंड्रॉयड का 9.0 वर्जन दिया हुआ है, 5 साल पहले आता था ये वाला वर्जन। मतलब चाहते तो ये एंड्रॉयड का लेटेस्ट वर्जन भी दे सकते थे, पर इनकी मस्ती तो देखो। दूसरा यार इसके अंदर ना ल्यूमेंस हमें काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और पिक्चर क्वालिटी की ब्राइटनेस के लिए ल्यूमेंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके अंदर हमें 600 ISO ल्यूमेंस देखने को मिलते हैं, और जब भी आप प्रोजेक्टर लोगे ना उसके अंदर या तो NC या ISO ल्यूमेंस मेंशन होने चाहिए। NC होता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, और ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो जितने भी इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं ना वो NC को फॉलो करती हैं, और जितने भी एशिया बेस्ड कंपनी है ना जैसे इंडिया हो गया, चाइना, जापान, कोरिया, ये सब ISO को फॉलो करती हैं। तो कई बार आप प्रोजेक्टर देखोगे ना उसमें ऐसे मेंशन होता है कि 3000 ल्यूमेंस, 4000 ल्यूमेंस, बट अगर उनका NC या ISO मेंशन नहीं है ना तो मत लेना, वो रॉन्ग नंबर है। और इसके प्राइस के हिसाब से ना हमें कम से कम 1000 ल्यूमेंस मिलने चाहिए थे। थर्ड इसका नेगेटिव पॉइंट है वो इसका फिर प्राइस ही है। इसका प्राइस ना बहुत फ्लक्चुएट करता है। मतलब अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका प्राइस है 38,000, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे अगर आप देखोगे तो इसका प्राइस है वहाँ पे 26,000। मतलब आप देख रहे हो 12,000 रुपये का डिफरेंस है। तो अभी के लिए ना हम इसका प्राइस मान के चलते हैं कि 26,000 है, ठीक है। और 26,000 में मुझे जो कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर मिल रही है ना, वो ई गेट में ना और भी मॉडल्स आते हैं जो 18 से 20,000 की रेंज का आ जाता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। मतलब उसमें वही आपको 2 GB रैम और 32 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। मैं उसका नाम बोल रहा हूँ बट डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक डाल दूँगा। अब आते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट ना आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं कि ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव पॉइंट है। जैसे ये वाला जो प्रोजेक्टर है ना, ये DLP टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्टर है, और भी हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ होती हैं जैसे LCD, LED, लेज़र, उनमें से एक DLP टेक्नोलॉजी भी होती है। आज हम इसमें ना टेक्निकलिटी में नहीं जाएंगे कि ये छोटे छोटे मिरर्स का यूज़ करते हैं लाइट रिफ्लेक्ट करने के लिए, नहीं। मैं आपको मोटा मोटा डिफरेंस बता देता हूँ कि DLP और LCD LED वालों में क्या डिफरेंस होता है। लेज़र की बात हम इसमें नहीं करेंगे क्योंकि लेज़र वाले यार सेगमेंट ही 1 लाख से ऊपर चला जाता है, इसी सेगमेंट में रहते हैं। DLP वाले प्रोजेक्टर मेनली फोकस करते हैं इमेज की कंट्रास्ट और शार्पनेस पे। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो भी आपके हाई मोशन वाले सीन्स होते हैं ना वो बहुत स्मूथ दिखते हैं। प्लस इसके अंदर यार पूरा ब्लैकआउट चाहिए आपको, अगर पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी अगर देखनी है ना। दूसरा, अगर LED LCD की बात करें, वो फोकस करते हैं आपकी इमेज की ब्राइटनेस पे। तो अगर आपके रूम में हल्की सी लाइट भी आ रही है ना तो भी वो काम चल जाएंगे, क्योंकि उसमें ना कलर बहुत अच्छे से दिखते हैं। दूसरा, इसके अंदर मुझे एयर फिल्टर की ज़रूरत नहीं है चेंज करने की। बाकी प्रोजेक्टर में क्या होता है कि टाइम टू टाइम ना मुझे एयर फिल्टर एक तो क्लीन करते रहना पड़ते हैं और कुछ टाइम के बाद मुझे चेंज करने पड़ते हैं। इसमें ऐसा कोई झंझट नहीं है। प्लस इसके लेंस का ना कवर भी दिया हुआ है तो और बचाव हो जाता है। अब बात करते हैं कि क्या हमें ये प्रोजेक्टर लेना चाहिए। तो यार अगर आपकी रिक्वायरमेंट मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैच हो रही है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मुझे इसको लिए ना 1 महीना हो चुका है और लगभग डेली रात को चलता ही है, तो आई एम हैप्पी विद इट। दूसरा यार, ये कंट्रास्ट और शार्पनेस पे फोकस करता है ना, तो मुझे ना अभी तक ऐसा कुछ ना पीछे पर्दा लगाने की रिक्वायरमेंट लगी नहीं। जिस भी दीवार पे मन करता है चला देता हूँ और मूवी देखने लग जाता हूँ। तो यार आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।